Hello student, welcome to NCERT education classes. Now we are studying class 8 social science, new NCERT book, and its name is Exploring Society India and Beyond. In this video, we are studying chapter number 4, The Colonial Era in India. कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? उपनिवेशवादी जो समय था वो भारत देश में क्या था उसके बारे में हम जो इस चैप्टर के अंदर समझेंगे. ओके, first we will see this quotation, and this quotation is written by William Digby in 1901. Okay, let us start. Nearly 2 centuries ago, the early Britons in Bengal and the sister presidencies regarded the land and the people as fair game for plunder. लगभग 2 शताब्दी पहले बंगाल और फिर ब्रिटिश की जो प्रेसिडेंसीज थी, सिस्टर प्रेसिडेंसीज जो उन्होंने बोला है, जैसे कि मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, वहाँ की ज़मीनों पे उन्होंने क्या किया, वहाँ की भूमि पे उन्होंने क्या किया, लूटपाट की और अपने एरिया को, वहाँ के एरिया को अपने कब्जे में किया. और उन्होंने क्या किया, वहाँ के एरिया को, लैंड को और लोगों को क्या बनाया, अपना निशाना बनाया. ओके, अंडर द लेटेस्ट ब्रिटन्स एज एडमिनिस्ट्रेशन, बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो हैं जब वो प्रशासकों के शासन चलाने लग गए, जब वो प्रशासक बन गए थे भारत देश के अंदर आके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जो भारत की संपत्ति थी और जो भारत के देश में जो भी चीज़ें थी उन पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लूट जारी रखी. मॉडर्न इंग्लैंड हैज़ बीन मेड ग्रेट बाय इंडियन वेल्थ. आज जो आप देखेंगे नवीन जो इंग्लैंड है, मॉडर्न जो इंग्लैंड है, वो जो है वो भारत की संपत्ति से ही जो है महान बना है. वेल्थ ऑलवेज टेकन बाय द माइट एंड स्किल ऑफ द स्ट्रॉन्गर. और संपत्ति जो है हमेशा शक्तिशाली और कुशल लोगों द्वारा ही ली जाती थी. ओके, द बिग क्वेश्चंस, क्या क्या कॉन्सेप्ट जो हैं जो इस चैप्टर में हम समझेंगे. व्हाट इज कॉलोनिज्म? कॉलोनिज्म क्या होता है? कॉलोनिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद. ओके, इसको हम समझेंगे. ठीक है, आगे जो चैप्टर्स के जो टेक्स्ट दिया गया उसमें ये सब कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे. सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें गिवन है, व्हाट डू यूरोपियन पावर्स टू इंडिया? कौन सी भारत की क्या चीज़ थी जो यूरोपियन पावर्स को आकर्षित कर रही थी? ठीक है, क्या चीज़ थी इंडिया की यूरोपियन पावर्स को आकर्षित कर रही थी? ओके, थर्ड जो क्वेश्चन में गिवन है वो है, व्हाट वाज इंडियाज इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? भारत की आर्थिक, और इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक, और जियो पॉलिटिकल मतलब होता है भू राजनीतिक. ठीक है, राजनीतिक मीन्स पॉलिटिकल. ओके, तो वो क्या स्थिति थी भारत के अंदर जब कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ था, उससे पहले भी और उसके दौरान भी. ठीक है, ये आपको ये कॉन्सेप्ट जो है हम अच्छे से अभी आगे वाले टेक्स्ट में जो चैप्टर्स में ये जो कॉन्सेप्ट गिवन है इसको अच्छे से समझेंगे. फोर्थ क्वेश्चन इज दैट, हाउ डिड द ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ इंडिया इम्पैक्ट द कंट्री? किस तरीके से जो है ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या किया था, उपनिवेश जो है उपनिवेशवाद बन गए थे वो लोग, तो उन्होंने किस तरीके से शासन किया था भारत के अंदर, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल डोमिनेशन किया था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा था भारत देश के अंदर. ओके, फिगर 4.1 जो है, ए पेंटिंग इंटाइटल द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया. ये पेंटिंग जो है ये शो की गई है, जिसमें एक पेंटिंग में दिखाया गया है कि जो ईस्ट है वो किस तरीके से ऑफरिंग कर रहे हैं अपने रिचेस ब्रिटानिया को, जो कि एक ग्रीक पेंटर हैं स्पायरिडियन रोमा 1778 की. द पेंटिंग इज डिस्कस लेटर इन द चैप्टर. और इस पेंटिंग के बारे में अभी चैप्टर में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टाइमलाइन को समझ लेते हैं. ओके, ये टाइमलाइन जो है आपको चैप्टर्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. सबसे पहले हम एक चीज़ समझेंगे इसके अंदर, 1440 से जो है ये टाइमलाइन स्टार्ट हुई है. 1490 में क्या हुआ था, जो 1498 में सबसे पहले वास्को द गामा जो थे वो कलिकट पहुँचे थे. ठीक है, वास्को द गामा कौन थे? ये पोर्चुगीज़ ट्रैवलर थे. ओके, तो ये सबसे पहले कलिकट पहुंचे थे, कोझिकोड के अंदर है ये. ओके, उसके बाद आप देखेंगे 1560 में स्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंक्विजिशन एट गोवा. यहाँ पे क्या हुआ था, गोवा को जो है उन्होंने इसको एक अपना मतलब कि केंद्र जो है एक उपकेंद्र मान लिया गया था. इसको राजधानी मान ली थी कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि धर्म की अदालत जो है वो स्थापित की गई थी. एक ऐसी अदालत
जिसमें जो लोग ईसाई धर्म को नहीं मान रहे थे तो उनको उनके ऊपर अत्याचार किया था, उनको मतलब कि इसके अंदर डाल दिया जाता था। ठीक है। 1612 से लेकर 1690 में क्या हुआ था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। 1612 से लेकर 1690 का जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने ट्रेडिंग पोस्ट जो हैं वो स्थापित किए सूरत में, मद्रास में और बॉम्बे के अंदर और कलकत्ता के अंदर। ओके, लेट अस स्टार्ट। In the previous chapter, we saw the Marathas considerably weaken the Mughal Empire before they themselves succumbed to the British forces early in the 19th century. पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि जो मराठास थे, मराठास के साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में। तो इसमें ये बताया है कि जो मराठा का साम्राज्य जो था वो बहुत ज़्यादा इतना पावरफुल था और उसने क्या किया था, जो मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल जो साम्राज्य था उसको बहुत काफ़ी हद तक जो है कमज़ोर कर दिया था। ठीक है। बिफोर द themselves come to the British forces early in the 19th century। लेकिन 19th सेंचुरी के शुरुआत में क्या हुआ, 19th सेंचुरी के शुरुआत में ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स की फोर्सेस ने क्या किया, जो मराठास इतने शक्तिशाली थे, इतने पावरफुल थे, उनको पराजित कर दिया, उनको हरा दिया। किसने? ब्रिटिशर्स की फोर्सेस ने। ठीक है। वहीं से जो है इन लोगों को रास्ता मिल गया था भारत आने का। And yet military campaigns were only one factor in India becoming the jewel in the crown of the British Empire। यहीं से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो मिलिट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस भी थे, बहुत सारे मतलब उन्होंने अभियान चलाए। उसी वजह से क्या हुआ, जो भारत जो था, भारत जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का मुकुट का गहना बन गया। ठीक है। वो कैसे बन गया, क्योंकि जो भारत था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था। भारत में जो है वो भारत आर्थिक रूप से और हर चीज़ से जो था बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था। ठीक है, समृद्धि थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा विकसित देश था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया, भारत को मुकुट का गहना बना लिया। इंडिया द एम्पायर्स लार्जेस्ट कॉलोनी। वास्तव में जो भारत जो था वो सबसे बड़ी कॉलोनी रहा ब्रिटिशर्स के लिए, मतलब उपनिवेश करने का। ठीक है, वास्तव में साम्राज्य का सबसे बड़ा उपनिवेश भारत था। ओके, द एज ऑफ कॉलोनिज्म। अब हम क्या पढ़ेंगे, द एज ऑफ कॉलोनिज्म। एज ऑफ कॉलोनिज्म क्या होता है, उपनिवेशवाद का युग। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या होता है अभी इसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, बिफोर वी गेट देयर वी मस्ट स्टेप बैक अ लिटिल इन टाइम एंड कंसिडर द फिनोमिना ऑफ कॉलोनिज्म। हम आगे बढ़ने की और अगर हम बढ़े तो हमें थोड़ा पीछे जाके हमें एक कॉन्सेप्ट, एक प्रक्रिया है कॉलोनिज्म, उसको पहले हमें समझना चाहिए। ठीक है, इट्स यूजुअल डेफिनेशन इज द प्रैक्टिस वेयर वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर रीजन, एस्टैब्लिशिंग सेटलमेंट्स देयर एंड इम्पोजिंग इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिस्टम्स। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले कॉलोनिज्म का मीनिंग बताना चाहती हूँ, उपनिवेशवाद होता क्या है। तो आप इसको अच्छे से समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से जो है आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये वर्ड आपको पता नहीं, अगर समझ नहीं आएगा ना, अच्छे से पता नहीं होगा ना, तो फिर आगे आपको चैप्टर आप इजीली समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कॉलोनिज्म को जानना बहुत ज़रूरी है। कॉलोनिज्म होता क्या है, जब एक देश किसी अन्य देश क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है और वहाँ अपनी बस्तियाँ बसाता है। बस्तियाँ बसाने का मतलब ये होता है वहाँ की भूमि पे क्या करता है, अपना कब्जा कर लेता है और अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण थोपता है। राजनीतिक मीन्स अपना शासन चलाता है और आर्थिक और सांस्कृतिक मीन्स, सांस्कृतिक तौर पे आर्थिक का मतलब होता है जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उनको, उन पर अपना कब्जा करना और अपना दूसरी जगह सप्लाई करना। ठीक है, सांस्कृतिक मीन्स अपने जो धर्म है उसको थोपता है। तो इस तरीके से जो पूरा वो कंट्रोल करता है उसी को हम बोलते हैं कॉलोनिज्म। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। ओके, ये चैप्टर्स जो है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ईजीली मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा रही हूँ। This is not a recent occurrence. Colonism can be traced to the time of rich empires in the first millennium BCE. यह कोई नई विचारधारा नहीं है। ठीक है, ये उस समय भी हुआ करते थे जब बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, जो बड़े बड़े साम्राज्य होते थे वो छोटे छोटे साम्राज्य को अपने अधीन कर लेते थे, अपने कब्जे में कर लेते थे। तो उसको भी कॉलोनिज्म बोलते हैं। ये उस टाइम से ये प्रथा चली आ रही है, जो कि 1000 साल BC, बिफोर कॉमन एरा, मतलब 1000 साल जो बिफोर कॉमन एरा के हैं वहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। इन द फर्स्ट मिलेनियम BC, अगर हम फर्स्ट मिलेनियम BC कॉमन एरा की बात करें, द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम ऑल्सो इन्वॉल्व द कॉलोनाइजेशन ऑफ द टेरिटरीज कन्वर्टेड टू द न्यू फेथ्स।
फर्स्ट मिलेनियम BC मीन्स 1000 साल कॉमन एरा के, वहाँ से क्या हुआ, उपनिवेशवाद का जो इतिहास है प्राचीन राज्यों तक तो चलाई, जैसे जैसे 1000 ईयर्स में आते आते, तो ये तो मैंने अभी आपको समझाते कॉन्सेप्ट, इसमें बोला है कि जब 1000 साल का टाइम पीरियड हुआ कॉमन एरा का, उस समय क्या हुआ, ईसाई धर्म और इस्लाम के प्रचार के साथ साथ जो कॉलोनिज्म जो है उसका भी विस्तार हो रहा था। ठीक है, जो पहले जो धर्म हुआ करते थे, जैसे ईसाई धर्म के लोग होते थे, और वो अपने पहले आपने पढ़ा था मराठास वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे वो लोग इस्लाम धर्म को लोगों को फोर्सली बोलते थे कि तुम इसमें कन्वर्ट हो जाओ। तो ये भी क्या है, कॉलोनिज्म है, यहीं से जो है कॉलोनिज्म की शुरुआत हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें समझ लेते हैं। हाँ, ये जो टाइमलाइन है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर भी वैसे अभी तो हम इस चैप्टर में इस टाइमलाइन को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें पूरा जो ये जो टाइमलाइन दी है तो पूरी ये इस चीज़ के बारे में है कि इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी दिस टाइमलाइन। फर्स्ट, 1674 में द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेट्स अप अ ट्रेडिंग पोस्ट एट पौंडीचेरी। 1674 में क्या हुआ था, फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया था, ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो पौंडीचेरी में स्थापित की थी। 1741 में क्या हुआ था, डिफीट ऑफ द डच एट द बैटल ऑफ कोलेचल। तो डच जो है इस बैटल में हार गए थे 1741 में, और उसके बाद आप देखेंगे 1746 से लेकर 1763 तक द कर्नाटिक वॉर्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच हुई थी। कर्नाटिक वॉर्स हुई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। ओके, फिर आप आ जाइए 1757 में क्या हुआ था, ब्रिटिश की जो है वो जीत हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। 1772 से में आप देखेंगे द फर्स्ट ग्रेट फेमाइन जो है, सबसे बड़ा जो अकाल आया था वो सबसे पहले बंगाल के अंदर आया था। ओके, उसके बाद 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई, और उससे क्या हो गया, मराठा की जो पावर थी वो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गई, खत्म हो गई थी। 1829 में 1833 तक द खासी अपराइजिंग इन प्रेजेंट डे मेघालय में जो है खासी ये ट्राइब आई। ठीक है, फिर उसके बाद 1835 में मैकॉलेस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन आया, और 1858 में द ब्रिटिश क्राउन एंड्स द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड स्टार्ट ऑफ द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको खत्म कर दिया था, उसका अंत कर दिया था, और ब्रिटिश राज शुरू हो गया था। 1890 के अंदर क्या हुआ था, 1890 तो नहीं है यहाँ पे, और 1848 से 49 में सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने पंजाब वाले पे एरिया पे कब्जे में कर लिया था। 1850 में ग्रेट इंडियन रेबेलियन हुआ था, जो पहला जो विद्रोह माना जाता है ना वो हुआ था, फर्स्ट रिवोल्ट इन इंडिया। ओके, ये तो कॉन्सेप्ट जो है हम वो आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम ये समझ लेते हैं। बट द एज ऑफ कॉलोनिज्म यूजुअली रेफर्स टू यूरोपियन एक्सपेंशन फ्रॉम द 15th सेंचुरी ऑनवर्ड। जो कॉलोनिज्म का टाइम पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूरोपियन के एक्सपेंशन से। यूरोप जो था, यूरोप से जो पोर्चुगीज आए थे, जो ट्रेडर्स आए थे, वो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है वो भारत में आके उन्होंने क्या कर लिया, एरिया पे कब्जा किया। और वो आए किस रास्ते थे, वो समुद्र के रास्ते आए थे। उन्हें जो है समुद्र के रास्ते जो था, समुद्र के रास्ते से वो जब इंडिया में जब उन्होंने एंटर किया तो उन्हें एक मतलब कि आने का एक रास्ता मिल गया था भारत देश के अंदर ट्रेड करने का, जब वो समुद्र के रास्ते आए थे फ्रॉम द 15th century onward. Okay, within which within a few centuries extend to large part of the world. और फिर क्या हुआ, कुछ ही समय बाद क्या हुआ, कुछ ही सदियों के बाद वो पूरी दुनिया में उन्होंने क्या किया, अपनी कॉलोनीज बना ली। तो कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स थी, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, स्पेन, ये सारी थी। तो इन्होंने क्या किया, कुछ सेंचुरी लगभग टाइम पीरियड तक इन्होंने दुनिया के सभी कोनों में जाके अपनी कॉलोनीज जो हैं वो स्टेबलाइज कर ली थी। As you will discover in higher grades, European powers, in particular Spain, Portugal, Britain, France, Netherlands, established colonies across Africa, Asia, the America, Australia, and many Pacific islands after conquering large part of the regions of the world. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप यूरोपियन पावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, ब्रिटेन हो गए, स्पेन, पोर्चुगल को हिंदी में पुर्तगाली बोलते हैं ना, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिशर्स, फ्रांस, ठीक है, एंड नीदरलैंड्स। तो ये यूरोपियन पावर्स थी,
इन्होंने क्या किया था, कॉलोनी स्थापित की थी, मतलब एक देश में कई देशों में जाकर इन्होंने क्या किया, अपनी कॉलोनी स्टेबलाइज कर ली, वहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लिया उन एरियो पे जाके, ठीक है। अब कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड मैनी पैसिफिक आइसलैंड्स, और बहुत सारे द्वीप जो है द्वीप होते हैं ना, प्रशांत द्वीप, वहाँ पे भी जाके उन्होंने क्या किया, अपनी कॉलोनीज जो है वो स्थापित कर ली। आफ्टर कॉन्करिंग लार्ज पार्ट ऑफ दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जब उन्होंने बहुत सारे दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंट्रीज़ में जाके जो है अपना कब्जा कर लिया और उन्हें जीत लिया, पूरी दुनिया की जितनी बहुत सारी कंट्रीज़ थी वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनी स्थापित कर ली, वहाँ उन्होंने अपना एरिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने कब्जे में कर लिया था। तो उससे क्या हुआ था, उनकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। Often the conquest were achieved through military campaigns that involved the massacre or enslavement of native population। और अक्सर जो है जो इस तरीके जब उनकी जीत हो जाती थी, जब उन्होंने अलग अलग जगह जाके अपनी कॉलोनीज़ को स्थापित किया था दुनिया के अंदर जाके, तो उन्होंने ज़्यादा से एरिया जब अपने एरिया में कब्जे में कर लिया था, तो उन्होंने किसके थ्रू किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन किया था। मीन्स अपने सेना के इस तरीके से अभियान चलाए थे कि इसमें क्या हुआ था, जो जनता थी उसको बहुत हद तक उसको जो है हिंसात्मक तरीके से और उसको बंदी बना के, जो नेटिव पॉपुलेशन वहाँ रहती थी उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, उस पर बहुत ज़्यादा हिंसा की और लोगों को गुलाम बना लिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो था कॉन्करिंग कर लिया था पूरी दुनिया के अंदर, ओके। इंस्लेवमेंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये टर्म्स भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता होंगे ना फिर आप जो है अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इंस्लेवमेंट का मतलब होता है टर्निंग समवन इनटू अ स्लेव, दास बनाना, किसी भी व्यक्ति को गुलाम बनाना, ठीक है। तो वो इस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है अपना रहे थे, तब जाके वो एरिया जो है वो अपने कब्जे में कर पा रहे थे। वहाँ के लोगों को जब वो हैरेस करेंगे, बहुत ज़्यादा उन पर टॉर्चर करेंगे, उनको हिंसात्मक तरीके से उनको गुलाम बनाएंगे, तभी तो वो उस एरिया को अपने कब्जे में कर पाएंगे, ओके। What impelled those nations to undertake such campaigns? तो क्या ऐसे अभियानों को शुरू करने के लिए उन राष्ट्रों को किसने प्रेरित किया था, ठीक है। जो इस तरह के अभियान वो चला रहे थे, तो उसके लिए उन राष्ट्रों को किसने प्रेरित किया था, उस राष्ट्रों को इस तरीके से प्रेरित किया गया था क्योंकि उनको पता था कि जैसे भारत है, भारत जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, बहुत ज़्यादा विकसित था, उनको लगा रिसोर्सेज भी थे हमारे यहाँ, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ देखी, तो उससे उन्हें वो लोग ये चाहते थे कि मेरा जो एम्पायर है ना वो पावरफुल हो, और एक मतलब कि मैं जो हूँ सब पावरफुल, मेरे जो कंट्री है, मेरी जो पावर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, और एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली देश बन जाए। तो इस वजह से जो है ये नेशंस जो हैं वो अंडरटेक कर ऐसे अभियानों को शुरू करने के लिए जो है राष्ट्रों को वो इसीलिए प्रेरित हो रहे थे कि वो अपने देश को जो है बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते थे और शक्तिशाली बनाना चाहते थे। Political competition between European powers created a race for territorial expansion and global influence। जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो रही थी ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन चल रहा था यूरोपियन पावर्स के बीच में, जैसे कि पोर्चुगल हो गए, फ्रांस हो गए, तो इनमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, लोगों के बीच में कंपटीशन चलता था कि मेरा सबसे बड़ा साम्राज्य होगा और मेरा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और उसी वजह से उन्होंने क्या किया, वो अपने एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है अपने कब्जे में करने लग गए थे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे वो लोग। एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या होता है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है कि जो वैश्विक प्रभाव जो पड़ रहा था उसी वजह से जो है उसमें जो अब जैसे हमारा जो भारत देश था उसकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें 25% कंट्रीब्यूशन कर रहा था हमारा देश, उसमें हमारा देश बहुत ज़्यादा विकसित था। तो ये चीज़ जो है उनमें बहुत ज़्यादा यूरोपियन पावर्स में बहुत ज़्यादा टेरिटरी एक्सपेंशन और जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था ये उनमें एक बहुत बड़ा कंपटीशन पैदा कर रहा था। टेरिटोरियल एक्सपेंशन हैड ऑब्वियस इकोनॉमिक एडवांटेजेस, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से जो है बहुत उन्हें आर्थिक फ़ायदे हो रहे थे, ठीक है। क्या फ़ायदे हो रहे थे, आर्थिक फ़ायदे कैसे होंगे उनको,
क्यों, जितना बड़ा एरिया होगा तो फिर उनको रिसोर्सेज भी वहाँ पे मिलेंगे और उतने ज़्यादा फिर उनकी जो है, जब जितना ज़्यादा एरिया वो अपने कब्जे में कर लेंगे तो उनसे उनको नए रिसोर्सेज मिलेंगे, न्यू मार्केट्स होगा, न्यू ट्रेड रूट्स होंगे, एक्सेस टू न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, न्यू मार्केट्स एंड न्यू ट्रेड रूट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नए नए उनको प्राकृतिक संसाधन मिल जाएंगे, ओके, नए नए बाजार होंगे और नए नए व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरे देश पर कब्जा करके उन्हें सस्ता श्रम मिल रहा था, सोना, मसाला और अन्य जो व्यापारिक वस्तुएं थी वो मिल रही थी। इस चीज का उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। एंड ऑफ अ प्लंडर एज वी विल सी, और अक्सर वो लोग क्या करते थे, लूट पाट के सिर्फ व्यापार ही नहीं करते थे बल्कि लूट पाट करके वो संपत्ति का भी शोषण करते थे, ठीक है, जो यूरोपियन पावर्स थी, ओके। कन्वर्टिंग इंडिजिनस पॉपुलेशंस टू क्रिश्चियनिटी वॉज अनदर पावरफुल मोटिवेशन। और जो वहाँ की पॉपुलेशन जो थी, जो रह रही थी इन एरियाज़ में जिनको उन्होंने कॉलोनीज बनाया था यूरोपियन पावर्स ने, वो क्या कर रहे थे, जो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उनको धर्म जो है परिवर्तित करने के लिए मोटिवेट कर रहे थे कि वो ये बोल रहे थे तुम्हारा क्रिश्चियन धर्म जो है उसको फॉलो करो, और अगर नहीं करते थे तो उनको बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जाता था, बहुत अत्याचार किए जाते थे। तो वो उनको ज़बरदस्ती उनसे जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसको उसमें अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए बोलते थे। ए लेसर वन बट सिग्निफिकेंट नॉनदलेस वाज साइंटिफिक इंक्वायरी। एक और अपेक्षाकृत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कारण जो था वो वैज्ञानिक जिज्ञासा थी। उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा क्या थी, उनको ये भी जानना था कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी का आकार कैसा है, और उन्हें अज्ञात जो भूमियाँ होती थी वो उनको और भी नेचुरल रिसोर्सेज की खोज करनी थी। उनमें ये चीज़ जानने की जिज्ञासा थी, इन सबको जानने की उनकी इच्छा थी। इस वजह से क्या हुआ था, वो जो है क्या कर रहे थे, साइंटिफिक इंक्वायरी रखते थे। तो इस तरीके से और जो है वो अपनी पावर को एक्सपेंड करते चले जा रहे थे वो, ओके। The desire to explore unknown lands so as to accumulate known of the knowledge of the planet's geography and natural history। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ये इच्छा रखते थे कि हमें जो है, जो ऐसी बहुत सारी वो जगहों के बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे। प्लैनेट्स ज्योग्राफी, जो हमारा प्लैनेट है, अर्थ है, उसकी पूरी जानकारी रखना चाहते थे, और जो हमारे इतिहास में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन यहाँ होते तो उनकी पूरी जानकारी जो है उन्हें इकट्ठी करनी थी, ओके। वाइल कॉलोनाइजर ऑफन क्लेम दैट दे हैड द सिविलाइजिंग mission of bringing progress to the colonized people who were often demonized as savage, primitive और barbaric। Demonized का मतलब क्या होता है, to falsely portray an individual or a group of people in a very negative light। किसी व्यक्ति या समूह को झूठा और नकारात्मक रूप में पेश करते थे वो हमारे देश के लोगों को। उनका दावा था, कॉलोनाइजर लोग जो थे, जिन्होंने कॉलोनी बनाई थी, उनका ये दावा था कि हम यहाँ के लोगों में क्या कर रहे हैं, उनको सभ्य बना रहे हैं, ठीक है। वो दावा करते थे, हालांकि उपनिवेशवादी अक्सर दावा करते थे कि वे सभ्यता लाने और प्रगति करवाने का मिशन लेकर आए हैं, वो झूठ बोलते थे ये सब, ठीक है। पीपल हु वर आउट ऑफन डिमोनाइज्ड एज सैवेज, प्रिमिटिव और बारबरिक। द रियलिटी वॉज वेरी डिफरेंट, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे कहते थे वे स्थानीय लोगों को सभ्य बना रहे हैं, लेकिन यह तो उनका सिर्फ एक बहाना था। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी, स्वतंत्रता का नुकसान हो रहा था, और वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत जंगली और बेहिद तरीके से जो है, बहुत गंदे तरीके से जो है वहाँ की जनता को ट्रीट करते थे, ओके। और जो रियलिटी थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, हम पूरी आज़ादी खो रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, हमारे जो रिसोर्सेज होते थे उनका पूरा वो शोषण कर रहे थे। वो स्थानीय लोगों को बुरा और पिछड़ा दिखाकर अपने कब्जे को सही ठहरा रहे थे, ओके। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी, स्वतंत्रता का नुकसान, संसाधनों का शोषण। असल में उपनिवेशवाद ने लोगों से उनकी आज़ादी भी छीनी और उनसे उनके देश की संपत्ति को भी वो लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्स, मतलब उनकी संपत्ति को लूट रहे थे, उनकी आज़ादी तो छीन ही रहे थे, ओके। एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज बाय द कॉलोनाइजर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ। और जो हमारे पारंपरिक तरीके थे, जो हमारी पारंपरिक जीवन शैली थी, उसको भी क्या कर रहे थे, वो उसका भी विनाश कर रहे थे,
ओके, एंड द इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन कल्चर वैल्यूज, और अपने जो उनके सांस्कृतिक जो मूल्य थे उनको हमारे जो जहाँ जहाँ ये यूरोपियन पावर्स इन्होंने कॉलोनीज पाई थी उन लोगों के ऊपर वो क्या कर रहे थे, अपनी कल्चर वैल्यूज को थोपते थे। जबरदस्ती उनको बोला जाता था कि जैसे कि रिलीजन का एक एग्जाम्पल मिला कि वो बोलते थे हमारे धर्म को आप फॉलो कर लो, तो इस तरीके से वो लोग क्या कर रहे थे, हमारी जो भाषाएं थी, हमारी जो संस्कृति थी, उसको पूरा वो क्या कर रहे थे, उसको पूरा खत्म कर रहे थे। वो अपनी चीज़ों को हम लोगों के ऊपर थोप रहे थे। It is true that the colonial age brought the world together, saw rapid growth of economies and technologies. ये बात बिल्कुल सही है कि जो colonial age आया था उससे जो है एक देश जो है वो दूसरे देश से कनेक्टेड तो था, ठीक है, एक देश जो है वो दूसरे देश से कनेक्टेड तो हो रहा था और आदान प्रदान भी हो रहा था, चीज़ों का व्यापार कर रहे थे, तो हमारी चीज़ें वहाँ जाती थी, उनकी चीज़ें यहाँ आती थी, तो ये चीज़ तो हुई है कॉलोनियल एज के टाइम पीरियड पे, और रैपिड ग्रोथ भी हुई है इकोनॉमीज़ की, और टेक्नोलॉजीज़ भी आई है नई नई, बट द बेनिफिट्स वर मोस्टली फॉर द कॉलोनाइजर। लेकिन जो ये जो इकोनॉमीज़ की जो ग्रोथ हुई है और टेक्नोलॉजी जो नई नई तकनीकी आई हैं, इसका फ़ायदा जो है वो कॉलोनाइजर्स को ही हुआ करता था। टेक्नोलॉजी कैसे, ये आप देखिए, इस जो ये फिगर दिखा रखी है इसमें, कार्टून डिपिक्टिंग अ ब्रिटिश बिजनेस मैग्नस ट्रेडलिंग अफ्रीका व्हाइल ही होल्ड्स अ टेलीग्राफ वायर, एडवर्ड लिली सैम्ब्रोन इन पंच मैगजीन लंदन 1892। वहाँ से ये इनके पीछे को लिया गया है। एक कार्टून है, इसमें ये ब्रिटिश व्यापारी है जो टेलीग्राफ की वायर अपने हाथ में दोनों तरफ फोल्ड कर रखी है, उसने पकड़े हुए है, और ये दिखा रहा है कि अफ्रीका के दोनों सिरों पर वो खड़ा है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो उसने कम्युनिकेशन की, जो टेलीग्राफ की टेक्नोलॉजी वही लेके आए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो व्यापार तो करने आए थे और संचार का नेटवर्क भी उन्होंने पूरी दुनिया में क्या किया था, फैला दिया था। ओके, तो ये चीज़ ये शो कर रही है। ओके, द कॉलोनाइजर में बट द बेनिफिट्स वर मोस्टली फॉर द कॉलोनाइजर को ही फायदा हुआ करता था इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी का। मेनी हिस्टोरिकल स्टडीज हैव डॉक्यूमेंटेड द इमेंस हार्डशिप दैट द कॉलोनाइज्ड पीपल हैड टू एंड्योर। लेकिन बहुत सारे ऐतिहासिक जब अध्ययन हुए तो उसमें ये साक्ष्य पाया गया कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल होते थे, जिन पे वो जिनकी उन्होंने टेरिटरीज एक्सपेंशन की, जिनको कॉलोनाइज्ड बना लिया था, कॉलोनाइज्ड बना थी वो अपने एरिया में, जिनको कॉलोनाइज कर लिया था, तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत ज़्यादा अत्याचार, बहुत ज़्यादा दुराचार जो है वो चीज़ सहनी पड़ती थी वहाँ के लोगों को। ओके, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट डू यू थिंक द कार्टून फिगर 4.3 ट्राइंग टू एक्सप्रेस, क्या बता रहा है ये कार्टून शो किया गया, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। कीप इन माइंड द टेलीग्राफ विच परमिट इंस्टेंट कम्युनिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बताता है कि टेलीग्राफ जो है वो सबसे पहले जो है कम्युनिकेशन जो है सबसे पहले आया था फर्स्ट टाइम, और वाज देन अ रिसेंट इन्वेंशन, और यही आविष्कार जो है बहुत नया आविष्कार सबसे पहले हुआ था। तो एनालाइज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द ड्राइंग, तो आपको ये बोला है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं इसके आप जो है इसको एनालाइज कीजिए। ब्रिटिश एम्पायर जो है वो तकनीक और व्यापार के माध्यम से पूरी दुनिया को उसने क्या किया था, जोड़ लिया था, ठीक है। इन मेनी ऑफ द कॉलोनाइज्ड रीजन्स रेजिस्टेंस बिल्ड अप अगेंस्ट द कॉलोनाइजर्स। बहुत सारे जो कॉलोनाइज्ड रीजन्स थे वहाँ पे विद्रोह शुरू होने लग गए उपनिवेशवादियों के प्रति। ओके, जिन्होंने कॉलोनाइज्ड जो रीजन्स में जो लोग रहते थे, उन्होंने जिन्होंने उनको कॉलोनाइज किया था उनके प्रति उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। द फिनोमिना ऑफ कॉलोनिज्म डिक्लाइन इन द मिड 20th सेंचुरी। जो फिनोमिना जो कॉलोनिज्म का था, उपनिवेशवाद का जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल घटने लगी थी जब 1950 जो है ये वाला टाइम पीरियड रहा होगा, मिड 20th सेंचुरी को बोला गया उन्होंने। ओके, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी थी, ठीक है, मिड 20th सेंचुरी, और सॉरी मिड 20th सेंचुरी का मतलब हुआ ये मतलब 1950 आसपास। ओके, मेनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द रैपिड वर्ल्ड वाइड डिकोलोनाइजेशन, और बहुत सारे कारक थे जो बहुत तेजी से जो है उनकी स्वतंत्रता को जो है वो कम कर रहे थे। विद मोस्ट कॉलोनाइज्ड कंट्रीज अटेनिंग इंडिपेंडेंस, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो कॉलोनाइज्ड कंट्री थी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को क्या किया, उन्हें अपनी स्वतंत्रता को हासिल करने में वो लोग कामयाब रहे। हेयर हाउ वी विल फोकस ऑन द स्पेशल केस ऑफ इंडिया। अब जो है हम लोग स्पेशल केस जो है इंडिया का उसके बारे में समझेंगे, कैसे यूरोपियों ने आगमन किया और शासन किया और अपना विस्तार बढ़ाया था भारत देश के अंदर। तो कई कारणों से जो क्या हुआ, दुनिया भर के कई देशों ने इस काल में आज़ादी पाई, जैसे भारत, अफ्रीका, इंडोनेशिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियों के आगमन और शासन को किस तरीके से उन्होंने विस्तार से
इस विस्तार से हम समझेंगे इस को। यूरोपियंस इन इंडिया। इंडिया ट्रेडेड विद ग्रीक्स एंड द रोमन्स ओवर 2 मिलेनिया अगो। ठीक है, भारत जो है उसके साथ सबसे पहले व्यापार करने 2000 साल पहले जो व्यापार करने के लिए कौन आए थे? यूनानी आए थे, ग्रीक्स। फिर कौन आए थे? रोमन्स आए थे। ओके, ठीक है, ये लोग सबसे पहले व्यापार करने आए थे और इनका व्यापार बहुत ज़्यादा पुराना और समृद्ध था। इंडियन गुड्स, बहुत सारी भारतीय वस्तुएं हुआ करती थी उसमें व्यापार में। स्पाइसेस, मसाले होते थे, कॉटन होता था, और एवरी होता है हाथी के दांत, जेम्स, रतन, सैंडलवुड, चंदन, और सौगान, टीक वुड। ठीक है, वुड स्टील, इस्पात स्टील जिसको बोलते हैं हम, ये सारे अमंग अदर कॉमोडिटीज़। तो ये सारी जो है वस्तुएं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी उस टाइम पे। ओके, फॉर हाईली सॉट आफ्टर इन द मेडिटेरियन वर्ल्ड अंटिल द 16th सेंचुरी सी। जब 16th सेंचुरी सी का जब समय था तब क्या हुआ, बहुत सारे यूरोपियन पावर्स जो हैं बिगिन सेलिंग टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो बहुत सारी जो यूरोपियन पावर्स थी जैसे पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, तो ये क्या कर रहे थे, जहाज़ों से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने लगे थे। इंडिया वॉज अ वाइब्रेंट इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर हाउस। भारत जो देश जो था वो बहुत ज़्यादा धनी था, संपन्न था, और कला संस्कृति में भी बहुत ज़्यादा आगे था, और व्यापार में भी आगे ही था। ठीक है, बहुत मतलब डेवलप था हमारा जो इंडिया कंट्री था। हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स बाय इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन इन पर्टिकुलर, हिस्टोरिकल एस्टिमेट के अनुसार एक इकोनॉमिस्ट हैं एंगस मैडिसन, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया, उन्होंने बताया दैट इंडिया कंट्रीब्यूटेड एटलीस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ड्यूरिंग द होल पीरियड। उन्होंने बताया कि जो इंडिया ने जो है पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसमें 1/4% जो है 1/4 जो है पूरी दुनिया को जीडीपी का मतलब शेयर दिया है। इट मीन्स कि 25% जो है जीडीपी का वो कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया का रहा है उस पीरियड के दौरान। ठीक है, making it one of the 2 largest economies globally alongside China। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, एक थी इंडिया और दूसरी चाइना। हुज कंट्रीब्यूशन वॉज ऑफ द सेम ऑर्डर, उसका भी कंट्रीब्यूशन इतना ही था जितना हमारे भारत देश का था। It is remarkable that from the 16th century onward, many European travelers to India describe her as flourishing and noted her manufacturing capabilities, diverse agricultural output। ये मतलब कि उल्लेखनीय है कि 16 शताब्दी के ऑनवर्ड बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आए और उन्होंने भारत देश को समृद्ध बताया, फ्लोरिशिंग बताया। और क्यों बताया? क्योंकि वहाँ की जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, हमारे यहाँ बहुत अच्छे उद्योग थे, हमारे यहाँ डाइवर्स एग्रीकल्चर आउटपुट था, हमारे यहाँ जो खेती बाड़ी जो है ये भी बहुत अच्छा था, व्यापार प्रणाली बहुत अच्छी थी। ठीक है, और हमारा देश जो बहुत ज़्यादा उन्नत और विकसित और संपन्न देश माना जाता था। ठीक है, एंड एक्सटर्नल इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेडिंग नेटवर्क भी थे यहाँ पे। ओके, मतलब अंदर और बाहर जो है दूसरी कंट्री से भी क्या करते थे हम लोग, ट्रेडिंग नेटवर्क्स थे हमारे। हाउ दिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो मेड इंडियन अट्रैक्टिव टारगेट फॉर यूरोपियन कॉलोनियल एम्बिशंस। तो ये जो हमारे देश की जो आर्थिक समृद्धि थी, वो जो हमारे देश की जो आर्थिक समृद्धि थी वो जो है यूरोपियन कॉलोनियल यूरोपियंस पावर्स के लिए जो है वो एक चुनौती बन गई थी। इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए थे अपनी कॉलोनीज। इसी वजह से जो है वो पूरा जो शासन जो है हर तरीके से जो है इंडिया पे कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि भारत जो है उसकी धन संपदा जो है बहुत, भारत देश जो बहुत ज़्यादा धन संपदा है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है। इसी वजह से यूरोपियन जो शक्ति थी वो पूरी तरीके से उन्हें एक प्रेरणा मिल रही थी कि हमें इस ये जो देश है इस पर पूरी तरीके से अपना कब्जा करना चाहिए। और एक उन्हें मतलब कि मोटिवेशन मिल रहा था इस चीज़ से कि हमारी जो देश की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो बहुत अच्छी है। ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी यूरोपियंस पावर्स को। ओके, लेट अस सर्वे यूरोप्स फर्स्ट कॉलोनी पावर्स इन इंडिया। तो अब जो है हम सर्वे करने वाले हैं पहली यूरोपियन पावर्स कौन सी रही थी इंडिया के लिए। द पोर्चुगीज, कॉमर्स एंड एट्रोसिटीज़। तो पहली जो यूरोपियन पावर्स कॉलोनी पावर्स जो इंडिया के अंदर बनी थी
वो थी पोर्चुगीज सबसे पहले जो है हमारे भारत देश के अंदर आए थे, व्यापार के मकसद से आए थे, और लेकिन उन्होंने अत्याचार भी बहुत ज़्यादा किया था। एट्रोसिटीज मीन्स अत्याचार, वहाँ के लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। ओके। The Portuguese commerce and atrocities. The Portuguese explorer and navigator Vasco da Gama's arrival at Kapad near Kozhikode in Kerala in May 1498 paved the way for the beginning of European colonization in India. पुर्तगाली नाविक जो थे वास्को दी गामा, वो मई 1498 में कपाड़ केरला में उनका आगमन हुआ और भारत में उन्होंने यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत की। यह घटना भारत में विदेशी शासन को क्या कर रही थी, प्रवेश का द्वार बनी। ठीक है। Though he was well received, his aggressive way failed to stabilize friendly relation. उनका बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वागत भी किया गया, लेकिन उसके आक्रामक रवैये ने स्थानीय शासकों के साथ उनकी मित्रता नहीं हो सकी। ठीक है। During his second voyage, जब वो दूसरी बार जो है यात्रा करके आ रहे थे, 4 years later, 4 साल बाद, he seized, tortured and killed Indian merchants and bombarded Calicut from the sea. उन्होंने क्या किया, वहाँ जो भारत के देश के जो लोग होते थे उनको मतलब कि उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, उन्हें पकड़ कर, और जो हमारे देश के व्यापारी हुआ करते थे उनको मारा। और फिर उन्होंने क्या किया, समुद्र से जो है हमला किया। ठीक है, समुद्र से हमला किया कलिकट में। ठीक है। द पोर्चुगीज कैप्चर स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स इंक्लूडिंग गोवा इन 1510 विच बिकेम द कैपिटल ऑफ द कॉलोनी इन इंडिया। और पोर्चुगीज ने क्या किया, कब्जा किया, बहुत सारे बंदरगाह हुआ करते थे। स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स मीन्स बंदरगाह। ठीक है, जिसमें गोवा जो है वो 1510 में उन्होंने सबसे पहले गोवा को अपना इसको सेंटर बनाया। ठीक है, गोवा को जो है ना सबसे पहले उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, इसी को सबसे पहले कॉलोनी बनाई उन्होंने। ठीक है, तो विच बिकेम द कैपिटल ऑफ द कॉलोनी इन इंडिया, जो उसकी राजधानी बन गई थी ब्रिटिशर्स की, पोर्चुगीज की सबसे पहले राजधानी बनी थी गोवा। ठीक है, एज वेल सेवरल ट्रेडिंग पोस्ट अलॉन्ग द मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट। फिर उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे जो है व्यापार के जो पोस्ट जो है वो मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट के आसपास उन्होंने उन पे भी क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। Okay, the Portuguese implemented a system known as Cartaz Pass, requiring all ships in Arabian Sea to purchase. जो पोर्चुगीज थे वो एक नई शासन प्रणाली लेके आए थे जिसको कारताज बोला जाता है। कारताज क्या होता है, हर जहाज को व्यापार का एक अनुमति पत्र लेना पड़ता था जिससे वे समुद्र पर अपना एकाधिकार रखते थे। तो इस तरीके से उन्होंने बोला जो भी शिप्स अरेबियन सी में ट्रेड करने आते तो उनके पास जो है एक पास होना चाहिए, टू परचेज पोर्चुगीज परमिट्स फॉर नेविगेशन। ओके, समुद्र जो अरेबियन सी में जो ट्रेड करने आते हैं, तो उन्होंने ये मतलब कि भारत के देश में जो लोग जिनको ट्रेड करना होता था तो उनके लिए उन्होंने ये एक पोर्चुगीज लोगों ने एक जो है नियम लागू कर दिया था। शिप विदाउट दीज परमिट्स वर सीज्ड, अगर जिसके पास नहीं होगा ना तो उसका शिप जो वो लोग क्या करते थे, जब्त कर लेते थे, अपने कब्जे में कर लेते थे। दिस नेवल डोमिनेंस अलाउड टू देम टू मोनोपोलाइज द स्पाइस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप फॉर अ नियरली अ सेंचुरी। तो यही जो चीज़ थी, जो मतलब कि ये जो उनका नेवल डोमिनेंस था, जो उन्होंने कहा था कि जिनके पास होगा वही लोग व्यापार कर पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, जो ट्रेड हो रहा था इंडिया के अंदर, स्पाइस का ट्रेड करते थे वो लोग, इंडिया और यूरोप के बीच में स्पाइस का ट्रेड चल रहा था, तो वो सेंचुरी तक उन्होंने पूरा अपना ही इस पे पूरा एकाधिकार रखा। ठीक है, 100 साल तक उन्होंने ये अपना जो है एकाधिकार घोषित कर दिया था कि अगर जो भी ट्रेड करेगा तो उसके पास इस तरीके का पास होना चाहिए, नहीं तो उसका वो शिप है वो अपने कब्जे में जब्त कर लेते थे। ठीक है, ओके। Alongside commercial exploitation, Portuguese presence in Western India was characterized by religious persecution. जिस तरीके से व्यापारिक शोषण हो रहा था इंडिया के लोगों के साथ, तो पोर्चुगीज की जो प्रेजेंस थी, जो लोग वेस्टर्न इंडिया में पोर्चुगीज ने कब्जा कर लिया था, जो वेस्टर्न में जो लोग रह रहे थे, उन पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन में धार्मिक उत्पीड़न किया गया उन लोगों के ऊपर। इन गोवा दे स्टेबलाइज्ड द इंक्विजिशन इन 1560 which severely persecuted Hindu
मुस्लिम, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस कन्वर्ट सस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग देयर ओरिजिनल फेथ। तो जो लोग गोवा में एक उन्होंने इस तरीके से एक धार्मिक आंदोलन अदालत बनाई जिसमें जो हिंदूज हुआ करते थे और मुस्लिम हुआ करते थे और ज्यूज अगर वो क्रिश्चियन में अपने आप को कन्वर्ट नहीं करते थे तो उनको उनके धर्म में कन्वर्ट नहीं करते थे तो उनको उठा के अदालत में जेल में बंद कर देते थे। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने धर्म को मानता हुआ अगर उन्हें मिल जाता था कि नहीं नहीं हम तो अपने धर्म के, तो उसे कठोर दंड दिए जाते थे इस धार्मिक अदालत के अंदर। ओके, इंक्विजिशन का मतलब होता है a tribunal set up by the Roman Catholic Church to judge heretics suspected of holding opinions contrary to the Christian church doctrine। मतलब जो लोग उनके धर्म के विरुद्ध, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके धर्म को नहीं मानता था तो उनको वो क्या करते थे, पनिश करते थे और इस तरीके से उनको इसके अंदर रखते थे। धार्मिक न्यायालय था जो लोगों की आस्था और विचारों पर नियंत्रण रखता था। ओके, ये फिगर जो है 4.4 है। ए प्लेक इन कोझिकोडे मार्किंग वास्को दी गामा's अराइवल इन 1498। तो ये बनाया गया था, वास्को दी गामा जो है वो आए थे तब का 1498 में जब वो ट्रेड करने आए थे। ठीक है, तब का ये जो है प्लेक है। ओके, Such persecution was accompanied by forced conversions and the destruction of many Hindu temples, among other forms of abuse of the native population। तो इस तरीके का जो persecution था, persecution means होता है उत्पीड़न, तो इस तरीके का जो persecution था, उत्पीड़न किया जाता था, लोगों को जबरन क्या किया जाता था, धर्मांतरण कराया जाता था। और वो लोग क्या करते थे, जबरन धर्मांतरण भी करते थे और अगर लोग मानते नहीं थे तो उनके बहुत सारे उन्होंने क्या किया, जो हिंदू के मंदिर हुआ करते थे उनको विनाश कर दिया, उनको तबाह कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने लोगों को जबरदस्ती जो ईसाई धर्म था अपनाने पर उन्होंने मजबूर किया। ठीक है, अमंग अदर फॉर्म्स ऑफ एब्यूजिंग ऑफ ने, और भी अलग तरीके से उनको बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। The Goa Inquisition was only abolished in 1812। जो गोवा का इंक्विजिशन था, जो धार्मिक अदालत थी, वो उसको समाप्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया 1812 के अंदर। और उसको पूरी तरीके से बाद में बंद कर दिया गया था। जो उसकी जो इंक्विजिशन थी, धार्मिक जो अदालत थी, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। पुर्तगालियों ने क्या किया था, जो धार्मिक हिंसा तो फैलाई थी और कई भारतीय मंदिर जो थे उनको भी तबाह किया था। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है, जो भी मैंने अभी इसमें टॉपिक समझाए हैं, मैंने आपको अभी जो पोर्चुगीज़ जो है एट्रोसिटीज़, कॉमर्स एंड एट्रोसिटीज़ वाला ये जो टॉपिक है, यहीं तक मैं आपको अभी समझाऊंगी, क्योंकि फिर नहीं तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप भी फिर बोर हो जाओगे, तो आपको फिर अच्छे से एक इंटरेस्ट नहीं आएगा समझने में। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, ना ही आप लाइक करते हैं, ना ही आप शेयर करते हैं, ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट पार्ट जो है, रिमेनिंग चैप्टर जो है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, जो रिमेनिंग चैप्टर्स के पार्ट्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। ओके, तो मैं वैसे भी इनको जो है मैं कई सेक्शंस में डिवाइड करके ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कि आपको लेंदी ना लगे और आपको समझने में जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट आए। सो थैंक यू वंस अगेन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।